बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक फ्री सीरीज चलाने वाला हूँ, फ्री कोर्स की, जिसमें मैं आपको प्रोज हो या पोइट्री हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो या ग्रामर हो, हर एक पोर्शन का मैं आपको 3-3 चैप्टर पूरी तरह से फ्री में पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज डे नंबर 3 है। मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है। आप उसको देखें जा करके। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, शॉर्ट्स देखते हो या नहीं देखते हो? रोजाना एक शॉर्ट्स मेरा अपलोड होता है ओके इंग्लिश एकेडमी पर, और ओके साइंस एकेडमी पर भी, ओके आर्ट्स एकेडमी पर भी हर दिन एक शॉर्ट्स अपलोड होता है सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए। ये तो सिर्फ 3 चैप्टर की बात है जो हर एक पोर्शन से हम देने वाले हैं। लेकिन अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो बिहार के नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स से जुड़िए। फैब से जुलाई में जुड़ना है तो टॉपर्स कोर्स, अगस्त से नवंबर में क्रैश कोर्स और दिसंबर जनवरी में एग्जाम मंथन वाले कोर्स थे। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन किताबों का सैंपल जरूर मंगा लेंगे, जिसमें इंपल्स 100 मार्क्स की इंग्लिश है, तरंग 100 मार्क्स की हिंदी है, मिजान अदब 100 मार्क्स की उर्दू। ये सारी बुक मैंने लिखा है, बिहार बोर्ड की बहुत पॉपुलर बुक्स हैं ये। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। गलत मतलब मत समझो, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, बल्कि इसका मतलब होगा, यहाँ ये जो लीव्स है ना, इसका मतलब है कि अब बूढ़े लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, उनका समय पूरा हो गया। पोइट्री में 2 तरह का मतलब होता है। देखो, एक जो है लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है, और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग, का वास्तविक अर्थ क्या है। ये पोएम बिना इसका वास्तविक अर्थ समझे आप कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा इसका असल मतलब क्या है, और मैं आपको समझ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि मैं पोएट के बारे में बताता हूं, तो मैं आपको अभी W.H. ऑर्डन के बारे में बताऊं। W.H. ऑर्डन अ ग्रेट मॉडर्न पोएट। कैसे पोएट थे? मॉडर्न पोएट। मैं जिस को राउंड करूंगा वो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहां पैदा हुए? इंग्लैंड में। कब पैदा हुए? 1907 में। वो कैसे पोएट थे? वर्सटाइल पोएट। वर्सटाइल कहते हैं हरफन मौला को। क्यों? क्योंकि वो एक वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, एक पोएट भी थे, एक क्रिटिक आलोचक भी थे, एक ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे, एंड एडिटर एक संपादक भी थे। हिज फुल नेम वॉज, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्या था? विस्टन ह्यू जॉर्डन था उनका नाम, पूरा नाम। परमानेंटली कहां सेटल हो गए? यूएसए में। अच्छा, एक चीज यहां याद रखने वाली कि भले वो इंग्लैंड से थे, वहां पैदा हुए, लेकिन सेटल हो गए अमेरिका में। कब? 1939 में। और उनके काम को कितने फेज में बांटा गया है? 2 फेज में। कौन कौन सा? ब्रिटिश फेज, अमेरिकन फेज। क्योंकि जब तक ब्रिटेन में रहे तब तक का फेज ब्रिटिश फेज कहलाता है, और उसके बाद का फेज अमेरिकन फेज कहलाता है। ये सवाल न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि पोइट्री उनके लिए क्या था? तो एक सीरियस गेम था, ठीक है? मतलब उसको वो बहुत सीरियस लेते थे। उनके अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, न्यू ईयर लेटर और द एज ऑफ एंजाइटी। इसमें जो सबसे फेमस बुक है ना, वो द एज ऑफ एंजाइटी है, क्योंकि इसी किताब के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में, 1948 में। तो हिंदी लिखा हुआ है, आप समझ लेंगे। इसका तो आपको पीडीएफ मिल ही जाया करता है, ऐप पर अवेलेबल है। हर एक पोएम का पीडीएफ आपको मिलता है वहां पे। थीम की अगर बात करें तो पोएट इसमें बात कर रहा है स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज। इंसान को पता भी नहीं चलता, बहुत जल्द बुढ़ापा आ जाता है, और फाइनली जो निश्चित मौत है हर इंसान को एक ना एक दिन आनी है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अच्छा, पहले ये जो पोएम है ना, उसमें एक थोड़ा राइमिंग टोन है, राइमिंग टच है। आप पढ़ेंगे ना, फॉलिंग फास्ट, विल नॉट लास्ट, ये फास्ट लास्ट, ये सब क्या है? राइमिंग टोन है यार। अब ये जो है ना, टोटल 5 स्टैंजा है इस पोएम में, और साथ में हर स्टैंजा में 4 लाइन है, तो 5 into 4 टोटल इस पोएम में 20 लाइन्स हैं। आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना 1 by 1। आप एक डिफरेंट चीज देख रहे होंगे कि बाकी और पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया तो कुछ वर्ड का मीनिंग वहां पे मैंने नहीं लिखा था। ये वर्ड की मीनिंग नहीं है वहां पर, वर्ड का जो इंप्लाइड मीनिंग है वो है यहाँ पे, कि असल में आपको क्या मतलब लेना है उसका। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैंजा है, पहले तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने कर दिया है, लेकिन एक चीज, इस 4 लाइन को समझने के लिए आपको अभी थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए।
मेरे साथ बने रहो। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब है अब बूढ़े इस दुनिया को तेजी से छोड़कर जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो जवान लोग हैं वो भी अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके बाद अब इसका भी नंबर आ गया है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, और ये जो बूढ़े लोग हैं वो कब्र तक जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और उनकी जगह पर ये जो प्रैम किसको बोलते हैं, पेराम्बुलेटर, वो बच्चों की जो गाड़ी होती है, उसका भी नंबर आ रहा है। वो भी अब तेजी से लुढ़क रही है। बूढ़े जा रहे हैं, उसके बाद जवान जा रहे हैं, और अब बच्चों का भी नंबर है। मीन्स सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अब ये जो नर्सेस फ्लावर वाला टर्म है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये तो मैंने टर्म लिख करके समझा दिया, लेकिन ये असल में समझ में कहां से आएगा, ये नर्सेस फ्लावर होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। नर्सेस फ्लावर वो फ्लावर है जो किसी पौधे के चारों तरफ होता है और उसको संरक्षण देता है। ऐसा दुनिया में एक पौधा आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये नर्सेस फ्लावर है। ये क्या है, ये एक ये नर्सेस फ्लावर नहीं है, ये आपका नर्स प्लांट है। और इसके चारों तरफ ये जो झाड़ी दिख रही है, ये नर्सेस फ्लावर है। तो इस नर्सेस फ्लावर को इंग्लिश में पता है क्या मतलब, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं कि क्या दुनिया में है इस तरह का पौधा, हाँ बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूं। ये जो सागुराव देख रहे हैं ना आप, ये सागुराव है, SAGRAO। और ये जो है ना, ये आपका, ये जो है जिसका नाम है पैलोवेडे ट्री। ये नर्सेस फ्लावर है। इट मींस कि ये इसकी रक्षा कर रहा है। और जब ये बड़ा हो गया है यहां पर सागुराव, तो देख रहे हैं वो सब फिर जो है खत्म हो गया, इस दुनिया से चला गया है। ठीक, और इसकी जगह पर अब इसने ले लिया, ये अब बड़ा हो गया। ये नर्सेस फ्लावर क्या है, ये दरअसल वो फूल है जो एक बड़े पेड़ के शरण में उगता है, इस सब के शरण में उगता है ये और बढ़ता है। नर्सेस फ्लावर को नर्सेस प्लांट के द्वारा संरक्षण मिलता है, इसके द्वारा संरक्षण मिलता है। जैसे सागुराव की रक्षा करता हुआ पैलोवेडे ट्री, ये ट्री रक्षा कर रहा है ना इसकी, यहां पर पैलोवेडे ट्री एक नर्स प्लांट हुआ। ये जो पैलोवेडे ट्री है ये नर्स प्लांट हुआ, और सागुराव जो है एक नर्स फ्लावर हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा नर्स फ्लावर किसको कहते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं। देखो क्या है, कवि यहां पर जीवन चक्र की बात करता है। कवि कहता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसका अंतिम समय आ जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उनकी जगह पर उन युवाओं का समय आता है जो उन बूढ़ों के शरण में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर कुछ समय बाद वे युवा भी अपने कब्र तक पहुंच जाते हैं, और जैसा कि प्रकृति का नियम है कि एक के जाने के बाद दूसरा उसकी जगह लेता है, तो अब समय आ जाता है उन बच्चों का जो अपने प्रैम्स के साथ जल्द ही उनकी जगह पर आ गए। अब यहां से शुरू करते हैं। पहला वाला बहुत डिफिकल्ट था समझना, उसको समझा दिया मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके कि नर्सेस फ्लावर क्या होता है, उसको संरक्षण कौन देता है, इस स्टैंजा में किस वर्ड का मतलब बूढ़ा है, किस वर्ड का मतलब जवान है, किस वर्ड का मतलब बच्चा है, मैंने सब समझा दिया। इतना जबरदस्त वाला एक्सप्लेनेशन और क्या नहीं। देखो यहाँ पे स्टैंजा नंबर 2 है आपका, स्टार्ट करते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये स्टैंजा बात करता है, इसकी जो सेटिंग है, लोकेशन है, वो किसी बंदे का कमरा है जहां उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। वो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है। इट मीन्स के अपने क्या बोलते हैं, बीमारी के दिनों में या आखिरी वक्त में, और अब मौत के फरिश्ते आ गए हैं, यमराज आ गए हैं, यमदूत आ गए हैं। वहां सिचुएशन ऐसी है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, तो जब लोग अपने आखिरी क्षण में होता है तो जो विस्परिंग नेबर है, मौत के फरिश्ते, यमदूत, दाएं बाएं खड़े रहते हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और अब असल जो खुशी है इंसान की, जो दुनिया का मजा लिया उसने, उससे उसको दूर कर देंगे उस आनंद। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो हाथ सक्रिय रहते हैं, एक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। फ्रीज मतलब ठंडा। ओनली ऑन द सेपरेट नीज, और अलग अलग घुटनों पर रखे होंगे। ठीक है, आगे देखो यहां पर विस्परिंग नेबर किसको कहते हैं, मौत के फरिश्ते, यमदूत, जो मौत के समय इंसान के दाएं बाएं खड़े होते हैं। स्टैंजा 3 की बात करते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। आपको मालूम है कि पोइट किस रिलीजन से बिलोंग करता है, क्रिश्चियन है, ईसाई है। पोइट
अपने धर्म के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करता है कि जब इंसान मर जाते हैं तो उन लोगों क्या उसको, जैसे मुसलमानों में भी क्या करते हैं, ताबूत में डालते हैं और फिर लोग उसको ले जाते हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में भी वही सेम चीज होता है, वो लोग भी दफन करते हैं, मुसलमान भी दफन करते हैं। तो पोइट अपने हिसाब से कहता है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, इंसान मर गया है, सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। फॉलो वुडन इन आर ट्रैक, लकड़ी के ताबूत में उसको रखा गया है और वो आगे आगे जा रहा है, लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और कुछ लोग कंधा भी देते हैं आखिरी समय में, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। लेकिन वो जो कंधा देते हैं ना उस आखिरी क्षण में, वो भी बेरुखी से देते हैं। लोग इतने जालिम होते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, उस क्षण में भी वो अपनी दिखावे के लिए लोगों के वो उसको हाथ देते हैं, बट बेरुखी से। ऐसा भी होता है। तो पोइट इसको कुछ यूं कहता है, अच्छा देखो, कवि ईसाई धर्म से संबंध रखता है और अपने धर्म के अनुसार ही आम इंसान की एक निर्दयी प्रवृत्ति पर चोट करता है। कवि कहता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे समाधि स्थल तक जाते हैं। लोग उस शव यात्रा में ताबूत में रखे हुए उस मृत व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन उस भीड़ में भी कुछ जालिम लोग ऐसे होते हैं जो उस मरे हुए आदमी को भी माफ नहीं करते। वे उस मृत व्यक्ति को कंधा भी देते हैं, लेकिन नफरत में अपने बाजू को बेरुखे अंदाज में उठाए हुए होते हैं। साफ पता चलता है कि ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है। आगे चलिए। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, गरीब लोग। ये समाज एक जंगल की तरह है, शुष्क जंगल की तरह, और यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, वो परेशान हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। ट्रोल्स, आपको पता है ट्रोल कोई सचमुच का जानवर नहीं है। ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, एक बनावटी क्रिएचर है, वहां की कहानियों में, स्कैंडिनेविया की कहानियों में पाया जाता है बस। अब जैसे बच्चों को नहीं डराया जाता था कि सो जाओ वो आ जाएगा, अब उसका नाम लोग कुछ, आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आपको पता होगा। तो ट्रोल्स कहते हैं हम समाज के जालिम लोगों को। यहां पर ट्रोल का ये मतलब हुआ। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रोल्स जो है अपने उन गरीबों को अपना शिकार बना रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो नेक लोग हैं समाज में वो बस इस चीज का तमाशा देख रहे हैं, है ना। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई उम्मीद भी नहीं है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही कि कोई आएगा, दैवीय शक्ति आएगी और इन लोगों को बचा लेगी। ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो ये पेसिमिज्म है, निराशावादी है पोइट। यहाँ पे थोड़ा सा पेसिमिस्टिक टोन उन्होंने अपना लिया है। लेकिन ठीक अगले स्टैंजा में, जो इसका आखिरी स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 5, पोइट अपने टोन को थोड़ा चेंज करते हैं और यहां पर आशा की एक किरण उनको नजर आती है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? इस पहाड़ के बारे में कि शीतल है, अद्वितीय है। अहेड इट मीन सर्वोच्च है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और एक सीरीज में इसकी चोटी है। उस वाइट वाटरफॉल, और इससे निकले हुए जो सफेद झरने हैं पानी के, इससे आशीर्वाद मिलता है, इससे मदद होती है किनकी? यात्रियों की, जब वो लास्ट डिस्ट्रेस में होते हैं, मतलब जब अंतिम घड़ी उनकी आ जाती है। आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए ना पूरा, जिस तरह से सिस्टमैटिकली ये लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसका आपको ये किताब की शक्ल में पढ़ने को मिले। तो इम्पल्स जब मैंने लिखा था पूरे बिहार में तहलका मच गया था, लाखों बुक्स पूरे बिहार के बच्चों ने पढ़ा। ये बहुत पुरानी बुक है हमारी इम्पल्स, जो मार्केट में चलती है। तो उसके अपार सफलता के बाद मैंने वो इम्पल्स, तो 100 मार्क्स पूरा अगर एक साथ पढ़ना है तो वो वाली बुक है। लेकिन सिर्फ आपको इस बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रेनबो आपकी टेक्स्ट बुक है। मैंने रेनबो राइडर के नाम से लिखा था, एक कंप्लीट सेल्फ स्टडी बुक। आप यकीन करें, इसको पढ़ने के बाद अगर आप कहीं खड़े हो गए तो आप उस शहर के सबसे अच्छे 12th के इंग्लिश टीचर हो जाएंगे। बस इसके अलावा और एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। आपको निश्चित सफलता के लिए अगर पढ़नी इस बुक को तो आप जरूर इसको मंगाइए। जो नंबर है मैंने आपको बता दिया है। साइंस और आर्ट्स के लिए ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी चैनल पे जरूर विजिट करिए। जिस तरह से हमारा लैंग्वेज का कोर्स होता है ना, टॉपर्स कोर्स, क्रैश कोर्स, एग्जाम मंथन कोर्स, उसी तरह मंथ के हिसाब से हमने साइंस आर्ट्स का कोर्स भी बांट रखा है। फैब से जुलाई में मिशन, अगस्त नवंबर में जुनून और दिसंबर जनवरी में एग्जाम टाइम। इन कोर्सेज से जरूर जुड़िए। मुलाकात फिर आपसे अगली वीडियो में होती है। ढेर सारा प्यार और
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको रोज़ाना डेली क्विज़ मिलता है, और ये वो चैनल है जो 12th के साथ भी 12th के बाद भी, नाम है लिंगो, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होती। मुलाकात फिर अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।